साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने ओबीसी चेहरों पर दाव लगाया है। वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपने करीबी नेताओं को एमएलसी चुनाव में उतारा है, लेकिन दोनों को ही चुनाव में झटका लगने के आसार हैं। ऐसे में उद्धव और शरद दोनों दलों की जीत का आधार कांग्रेस पर टिका है, यानी कि महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह किंग मेकर की भूमिका में है। तो क्या है पूरा मामला, कैसे कांग्रेस बन गई किंग मेकर और शरद और उद्धव ने कैसे कांग्रेस नेताओं पर डोरे डालना शुरू कर दिया, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विधान परिषद के जरिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी ने ओबीसी चेहरों को विधान परिषद में उतारकर सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दाव चला है। राज्य की 11 विधान परिषद सीटों पर कुल 14 प्रत्याशी मैदान में उतारने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन से 9 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधायकों के आधार पर एनडीए की सभी सीट निकलती जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस की अपनी एक सीट पर जीत तय मानी जा रही है, लेकिन असल चुनौती तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की है। उद्धव और शरद ने अपने अपने करीबी नेताओं को एमएलसी चुनाव में उतार रखा है। अपने मौजूदा विधायकों के आधार पर ना उद्धव ठाकरे के करीबी की जीत नजर आ रही है और न ही शरद पवार के सिपह सालार की। इस तरह दोनों दलों की जीत का आधार कांग्रेस पर टिका है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस विधान परिषद चुनाव में किसके समर्थन में खड़ी नजर आती है। सामने तो ये भी आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। कांग्रेस नेताओं से घर जाकर भी मिल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में पंकजा मुंडे, डॉक्टर परिणय फुके, अमित बोरखे, योगेश टिलेकर और सदाभाऊ खोत को मैदान में उतारा है। सदाभाऊ महाराष्ट्र के एनडीए में शामिल रयत क्रांति पार्टी के अध्यक्ष और मराठा समुदाय से आते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने टिकट पर एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूर्व सांसद भावना गवली को लोकसभा टिकट कटने के बाद अब एमएलसी का प्रत्याशी बनाया। इसी तरह से कृपाल तुमाने को भी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से एमएलसी में भेजने के लिए टिकट दिया है। वहीं अजित पवार वाली एनसीपी ने एमएलसी के लिए शिवाजी राव गर्जे और राजेश विटेकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने मौजूदा विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा सातव को फिर से एमएलसी चुनाव में उतारा है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी की तरफ से निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। शरद गुट वाली एनसीपी ने जयंत पाटिल को एमएलसी में उतारा है। यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र की 11 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी के 5, शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट के 2-2 और कांग्रेस ने 1, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 1 और शरद पवार की एनसीपी ने 1 प्रत्याशी को समर्थन देने का निर्णय किया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, लेकिन मौजूदा समय में 274 विधायक है। इस लिहाज से एक एमएलसी सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। बीजेपी के 103 विधायक हैं, तो उसके सहयोगी अजित पवार की एनसीपी के पास 40 और शिंदे की शिवसेना के पास 38 विधायक है। इसके अलावा एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास 203 विधायकों का समर्थन है। इस आधार पर सत्ताधारी दल अगर 4 विधायकों का समर्थन और जुटा लेते हैं, तो उनके पास सभी 9 एमएलसी प्रत्याशी की जीत तय हो जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 71 विधायकों का समर्थन है, जिसमें कांग्रेस के 37 विधायक है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के 16 और शरद पवार के पास 12 विधायक हैं। इनके पास सपा के 2 विधायक, सीपीआई के 2 विधायक और 3 अन्य विधायकों का समर्थन है। इंडिया गठबंधन के विधायकों की संख्या के आधार पर 3 सीटें जीत सकती है, लेकिन उसके लिए अन्य दलों के विधायकों को जोड़कर रखना होगा और कांग्रेस विधायकों के विश्वास को भी बनाए रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह कांग्रेस ही उद्धव और शरद के लिए किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस है। कांग्रेस के मौजूद विधायकों की संख्या के आधार पर प्रज्ञा सातव की जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस के 23 विधायकों का प्रज्ञा के वोट मिलने के बाद उसके 14 वोट अतिरिक्त बचेंगे। शरद पवार के पास 12 विधायकों का समर्थन है, जिसके चलते उन्हें प्रत्याशी को जिताने के लिए 11 और वोटों की जरूरत होगी, क्योंकि 23 वोट चाहिए। इसी तरह उद्धव की शिवसेना के पास 16 विधायक हैं। इस लिहाज से शिवसेना प्रत्याशी के लिए 16 विधायक के बाद 7 अतिरिक्त विधायकों के वोट की जरूरत होगी। इसीलिए कांग्रेस के पास अभी दोनों हाथों में लड्डू बताए जा रहे हैं। अपना उम्मीदवार तो कांग्रेस जिताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, साथ ही साथ कांग्रेस के हाथ
हाथ में ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे के जीतने की चाबी भी मौजूद है। तो इसीलिए सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार कांग्रेस नेताओं से संपर्क में हैं, उन पर डोरे डाल रहे हैं, घर जाकर मिल रहे हैं, गिफ्ट का आदान प्रदान भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एमएलसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए कांग्रेस की भूमिका किंग मेकर की होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, ये एमएलसी चुनाव कितना मजेदार होने वाला है और क्या इन एमएलसी के आधार पर ही विधानसभा चुनाव की पटकथा भी लिखी जानी शुरू हो चुकी है? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए भाषण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी नेता राहुल पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं, लोगों को राहुल के बयान का सही मतलब समझा रहे हैं। इसी बीच गठबंधन में शामिल महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया है और उद्धव की बातों से लग रहा है कि उद्धव राहुल के बचाव के बजाय आग में घी उड़ेलने का काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने गलत क्या कहा है, उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान कहाँ किया, उन्हें भगवान शिव की तस्वीर दिखाने की अनुमति नहीं दी गई, क्या यह हिंदुत्व है? हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खुलेआम जय श्री राम कहते हैं, लेकिन अगर बीजेपी के अलावा कोई और संसद में कहता है तो ये अपराध बन जाता है। ये अपराध क्यों है? उद्धव ने आगे कहा, मैं नहीं मानता हूँ कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व का अपमान किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हम भी हिंदू है और हमसे कोई भी हिंदुत्व का अपमान नहीं करेगा और हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल उसमें शामिल है। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हमारा हिंदुत्व पवित्र है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो उद्धव ठाकरे ने कहा उसको लेकर कई लोग हैरानी जता रहे हैं। उद्धव के बयान पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। उद्धव ने इसके आगे कहा कि राहुल ने जो कहा उसे समझदारी से लेना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को समझ तो कुछ आता नहीं है, वो बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। उनके पास राहुल के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो नासमझी दिखाते हुए मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है। जनता ने राहुल को भी सुना, राहुल के कहने के मतलब को भी समझा और जो बीजेपी के नेताओं की बनावटी बातों को भी पब्लिक देख रही है। उद्धव ने कहा कि बीजेपी नेताओं के पास जवाब तो था नहीं, इसीलिए जो मुंह में आया वो बक रहे हैं, मगर अब पब्लिक सब समझती है। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को टारगेट किया है, ना कि हिंदू समाज को। दरअसल 1 जुलाई को संसद के सत्र में राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में अपना पहला संबोधन दिया। राहुल ने बीजेपी संघ के हिंदुत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत फैलाने में लगे हैं। इस दौरान राहुल भगवान शिव की तस्वीर भी अपने साथ लेकर आए, मगर बीजेपी ने इसे हिंदुओं के अपमान से जोड़कर राहुल से माफी मांगने की मांग की। अब इसी बयान पर और विवाद पर उद्धव ने बीजेपी नेताओं की समझदारी पर तीखा प्रहार कर दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? क्या उद्धव राहुल के बहाने हिंदू वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।